और भाई कैसे फ़ोन में लगा हुआ है यार? अरे यार मैं गाड़ी देख रहा था, सोच रहा था कि वैगनार को निकाल के यार एक ना 19-20 मॉडल की ना वरना ले लेता हूँ। 8-9 लाख रुपए की दिखा रहा है, सही हो जाएगी। तो फिर टेंशन में क्यों है, ले ले फिर। यार टेंशन में इसलिए हूँ, कल वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी ना, उसमें बता रहे हैं कि 18% टैक्स बढ़ा दिया यार पुरानी गाड़ियों पे भी। मतलब नई गाड़ी पे तो हम टैक्स दे ही रहे थे, अब पुरानी गाड़ियों पे भी टैक्स देना पड़ रहा है। अब यार 9 लाख की गाड़ी दूंगा, 18% उसमें टैक्स अगर देना पड़ेगा तो यार वो बहुत महंगी पड़ जाएगी। कल न्यूज़ में भी मैंने देखा यार, बहुत महंगी पड़ जाएगी गाड़ी तो। अरे यार तू खामखा परेशान हो रहा है, पहले पूरी बात सुन। जो निर्मला जी की स्टेटमेंट थी ना, बहुत लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, मतलब सही से समझ ही नहीं पाए हैं। पूरी वीडियो देख, पूरी बात बताता हूँ कि एक्चुअल में बात क्या है। इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और मस्त वरना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरी वीडियो देख। और दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए, पूरी देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए, ऑब्वियसली हो ही जाएगा, पूरी इस पर रिसर्च करके हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और भाई तू पूरी वीडियो देख, मैं तेरे को बताता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब दोस्तों रूल की बात करते हैं। रूल पहले भी था और रूल में कुछ चेंजेस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रूल अब कोई नया रूल आया है, लेकिन रूल के अंदर चेंजेस हुए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किन लोगों को इस रूल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हम बात करेंगे क्या रूल था, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं और किन लोगों को इसका इफेक्ट जो है पड़ेगा। सबसे पहला, अगर आप एक पर्सनल ओनर है गाड़ी के और आप किसी पर्सनल ओनर को ही गाड़ी बेचते हैं, तो इस रूल का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। चाहे आप 10 लाख की खरीद के 15 की बेचो, चाहे आप 15 की खरीद के 10 की बेचो, इस रूल का वहाँ पर कोई भी महत्व नहीं बनता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रूल का जो मतलब बनता है वो बनता है रजिस्टर्ड बिजनेस अथॉरिटीज़ को। अब इसमें भी जैसे मान लो आपके नाम पे गाड़ी है, आप कोई पर्सनल आपकी गाड़ी है, आप उसको कार्स 24 स्पिनी या जो भी जितने भी ऐसे रजिस्टर्ड सेलर हैं जो यूज़ कार का काम करते हैं, जो जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर हैं, आप उनको बेचते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक पर्सनल ओनर हैं। तब भी आपको कोई टैक्स इम्प्लीकेशन इसके ऊपर नहीं होने वाली। होने कब वाली हैं? जब कोई बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी गाड़ी स्पिनी को बेची 2 लाख रुपए में, और स्पिनी ने क्या किया, उस 2 लाख की गाड़ी पे 50,000 का खर्चा कर दिया और उन्होंने सोचा अब हम इसे 3 लाख रुपए की बेचेंगे। तो स्पिनी ने खरीदी गाड़ी 2 लाख रुपए की और अब वो बेच रहे हैं 3 लाख रुपए की। तो उनका नेट जो इसमें प्रॉफिट हुआ सरकार के हिसाब से वो हुआ 1 लाख रुपए। तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर स्पिनी को 18% जीएसटी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। मतलब 18,000 रुपये, जो कि पहले 12% था, पहले भी रूल था। अब 12% से बढ़ाकर इसको 18% कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली रूल में चेंजेस तो हैं ही, और कहीं ना कहीं ये पैसा जो है कस्टमर से ही निकलेगा, लेकिन पर्सनल टू पर्सनल अगर वो गाड़ी बेचता है तो उस पर कोई इस रूल का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली पैसे तो कस्टमर की जेब से ही जाएंगे। तो यही है इस रूल के अंदर पहला पॉइंट। अब दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है, पहले यूज्ड कार की सेल पे ईवी पे कोई टैक्स नहीं लगता था। अगर वो एक ईवी कार है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो कोई बिजनेस बेचे या कोई पर्सनल इंसान बेचे। तो अब जो है उसमें ईवी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आप एक ईवी कार जैसे कार 24 को बेचते हैं और वो फिर आगे उस ईवी कार को सेल करते हैं, तो उस पर भी 18% जीएसटी उनको देनी पड़ेगी। अब अगला जो इसके अंदर रूल है, अगर आपकी जो गाड़ी है वो एज अ बिजनेस एंटिटी के ऊपर रजिस्टर्ड है, जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपने अपनी कार को उस कंपनी के नाम पर रजिस्टर कर रखा है और आपने गाड़ी खरीदी 15 लाख रुपए की। अब जितने भी यहाँ पे कॉमर्स वाले बंदे हैं उनको पता होगा कि हर रूल्स के हिसाब से हर साल किसी भी चीज़ पे एक डेप्रिसिएशन लगता है, और आज से 5 साल बाद आप सोचते हो कि मैं उस गाड़ी को बेचूंगा। तो मान लेते हैं डेप्रिसिएशन परसेंटेज रूल्स के हिसाब से 15 लाख की गाड़ी की जो वैल्यू थी सरकार के हिसाब से थी वो 7 लाख रुपए, और आपने अब उस गाड़ी को बेचा 10 लाख रुपए में। तो कायदे से सरकार के हिसाब से उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए थी, बट आपने उसको बेचा 10 लाख रुपए में, तो आपने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट वहाँ पे कमाया। तो उस 3 लाख के प्रॉफिट पे आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी इंसान अपने बिजनेस के नाम पे गाड़ी लेता है वो उसकी डेप्रिसिएशन अपने एक्सपेंसेस में दिखाता है और उससे टैक्स बेनिफिट वो लेता है, इसलिए उस पर भी जो है ये रूल एप्लीकेबल होगा। पहले उनके लिए भी ये रूल 12% का था, अब उनके लिए भी जो रूल है 18% का हो चुका है। तो मोटा मोटा अगर मैं कंक्लूड करूं, अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे कोई गाड़ी बेचते हैं, मतलब आपके नाम पे कोई गाड़ी है, आपने किसी और इंसान को बेच दी, वहाँ पे कोई टैक्स का कोई झंझट नहीं है। बट अगर आप किसी बिजनेस को बेचते हैं, जैसे आप कार्स 24 को बेचते हैं, स्पिनी को बेचते हैं, तब भी उसमें कोई टैक्स की झंझट नहीं है। बस वो जो आगे बेचेंगे, पहले उनको 12% टैक्स भरना पड़ता था अपने प्रॉफिट पे, अब उनको अपने प्रॉफिट पे 18% टैक्स भरना पड़ेगा। तो मोटा मोटा निकलेंगे तो कंज्यूमर की जेब से ही पैसे, तो पैसा तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को ही ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन पर्सनल लेवल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और तीसरा, अगर आपने अपनी गाड़ी अपने बिजनेस के नाम पर रजिस्टर करवा रखी है और आप उसे आगे जाके बेचते हैं, तो उस पर जो आपका प्रॉफिट होगा सरकार के डेप्रिसिएशन वैल्यू
और जो आपने बेची है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर वो प्लस में है, मतलब 7.5 लाख की अगर सरकार के हिसाब से वैल्यू है और आपने 10 लाख की बेच दी, तो 2.5 लाख रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया, उस पर आपको 18% देना पड़ेगा। तो ये है इस रूल का मोटा मोटा पूरा ज्ञान। पूरा रूल दोस्तों इसी में समा जाता है, तो फालतू की अफवाहों में ना पड़े, कोई टेंशन लेने वाली ज़्यादा बात नहीं है। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमें डालें, हम उसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। हाँ भाई, क्या सोचो फिर, क्लियर है ना अब तो? हाँ यार, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार, यहाँ पे टैक्स दूंगा मैं अल्टीमेटली, तो मेरे जेब से ही जाएगा। इससे बढ़िया तो ये है ना कि मैं OLX वगैरह से ले लेता हूँ गाड़ी, कोई जैसे बहुत लोग डालते रहते हैं इंडिविजुअल, तो उससे डायरेक्ट गाड़ी लूँगा, टैक्स वगैरह से बच जाऊँगा और गाड़ी मिल जाएगी। भाई देख, यही तो गलती लोग करते हैं। अब जैसे हमने जब वैगनर ली थी, जब भी तो हमने ये गलती करी थी कि जाके किसी डीलर से ले ली थी। अब अगर तेरे को अच्छी खासी नॉलेज है, एक एक चीज़ तो चेक कर सकता है और तेरे को कॉन्फिडेंस है, तब तो भाई जाके कहीं से भी गाड़ी देख और ले ले। लेकिन ये स्पिनी वगैरह और कार्स 24 वगैरह, इनसे लेने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो है गाड़ी सर्टिफाइड कार्स बेचते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई गाड़ी में दिक्कत भी होती है तो उसको सही तरीके से ठीक करते हैं, क्योंकि वारंटी वगैरह देते हैं, क्योंकि उनको पता है बंदा आके हमें पकड़ लेगा। 100% सही तो ये लोग भी नहीं होते, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इन नॉर्मल डीलर से और किसी इंडिविजुअल से, तो ये ज़्यादा ट्रस्टेड रहते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। यार फिर मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हूँ यार, पुरानी गाड़ी लूँगा उसमें भी परेशान हो जाऊँगा, तो नई गाड़ी ले लूँ क्या? भाई देख, तू बैठ के सोच और तू नींबू पानी पी। अब दोस्तों ये तो परेशान है कि कौन सी पुरानी ले या नई ले, लेकिन अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर हमने एक एक चीज़ बताई है। पेट्रोल, डीजल, CNG में से कौन सी गाड़ी ले सकते हो आप, SUV, सेडान कौन सी आपके लिए सही रहेगी। और अगर आप इस चीज़ से भी कंफ्यूज हैं कि यार मैं गाड़ी जो है कौन सी कंपनी की लूँ, इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और अपनी नई गाड़ी खरीदने का सफ़र अच्छे से पूरा करें। तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। कीप एक्सेलरेटिंग विद टर्बो एक्सेलरेटेड।